दिस इज़ वेरी कॉमन इन जर्नलिज्म में, कभी भी फायरिंग हो सकती है। काफ़ी सैडिस्टिक एनवायरनमेंट रहता है उस टाइम, काम में भी इतना ध्यान नहीं लगता क्योंकि यू नेवर नो कि यू कैन बी नेक्स्ट, एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू योर परफॉर्मेंस एज वेल। कोई भी फायर हो सकता है। मतलब अगर आपको ये भी अगर वो हो कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मेरे को कोई फायर नहीं करेगा, सो दैट इज़ नॉट ट्रू। टोटल मिला के मेरे ख्याल से 20 to 25 मिलियन का 20 to 25 मिलियन टारगेट होता है। और अचीव करने पे क्या होता है? अचीव करने पे यही होता है कि आपकी टारगेट बढ़ जाता है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि कोई इंसेंटिव मिल रहे हैं, क्योंकि वो इंसेंटिव तो उसमें होता ही नहीं है। हाँ, इंसेंटिव ओवर टाइम का कुछ नहीं होता इनमें। ओवर टाइम जर्नलिज्म में लाइक ए नॉर्मल थिंग, हाँ, कि होना ही होना है। डिजिटल में आज की डेट में ये है सीन कि आप पहले स्टोरी करोगे, उसके बाद आप रिकॉग्नाइज वेरीफाई करोगे कि वो फेक है या फर्स्ट जॉब किधर लगी आपकी? फर्स्ट जॉब कैसे मिली, मतलब लैंड कैसे करी फर्स्ट जॉब? मेरे फ्रेंड के थ्रू, आईएमसी का फ्रेंड था मेरा, उसको मैंने बोला, वो जिस कंपनी में काम कर रहा था, मैंने बोला कि अगर तेरी कंपनी में वो है तो इफ यू कैन रेफर, और फिर उसने रेफर करा। वहाँ से उनकी तरफ से एक असाइनमेंट आया कि मेरे को एक चीज़ पे लिखना है, पूरा एक न्यूज़ टाइप आर्टिकल देना है, तो वो मैंने करके दिया उन्हें। दे लाइक माई राइटिंग, उन्होंने फिर उसके बाद मेरा हायरिंग प्रोसेस शुरू हुआ। दैट वाज इन जी न्यूज़। फर्स्ट जॉब आपकी जी न्यूज़ में थी। इंडिया.com। कितना पैकेज था आपको वाला? एट दैट टाइम इन हैंड मेरी सैलरी जब आ रही थी, दैट वाज अराउंड 19,000 20,000। 19,000 से आपने स्टार्ट करा था मैंने। तो इट कुड बी अराउंड 3 लाख। हाँ, 3.5 लाख, मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सारी चीज। तो वो सैलरी तो आपके हाथ में कट के ही आती है। तो वो इतना मेरा पैकेज था। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। India.com जी में मैं रहा अराउंड, मेरे ख्याल से 1.5 साल रहा मैं उसमें। फिर मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी। India.com जी का एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब कैसा वर्किंग कल्चर था वहाँ? अच्छा, जी का हम अब जिस स्टेज पे हम है, जी का हम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में गुजर रहा है। जी एक टाइम पे जब हमने ज्वाइन कर रहे थे, प्रोफेशन में घुसना है, तो जी वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स में था। फिर धीरे धीरे ऐसा डिक्लाइन आया कि उनकी कंपनी के बारे में, मतलब दे कुड सेल द कंपनी टू सोनी आल्सो। इंटरेस्टिंगली मैंने दोनों फेज देखे हैं जी के, क्योंकि मैं जी से स्टार्ट करा मैंने, बट मैं छोड़ के गया बीच में, दो चार कंपनी से और काम करा, फिर उसके बाद वापस जी में भी आया मैं। तो स्टार्टिंग मेरा ऑब्वियसली फर्स्ट जॉब थी, तो आई वाज एक्साइटेड अबाउट इट, और मेरा नीश हमेशा से स्पोर्ट्स था। हाँ जी। सो आई फर्स्ट जॉब भी आपकी स्पोर्ट्स में ही थी, राइटिंग में आई थी। हाँ, क्योंकि मेरा किसी और में इंटरेस्ट नहीं था, और मेरे को लगता कि मैं फिर वो जस्टिस नहीं कर पाता अपने काम के साथ। अगर मैं न्यूज़ में लिखता या फिर किसी और चीज़ बीट पे लिखता, तो वो मेरे से होता नहीं। तो मैंने स्पोर्ट्स से शुरू करा India.com में, एंड अच्छा था मेरे को कंपनी, मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा, कल्चर वगैरह भी अच्छा था। बट देन एक पॉइंट आया जहाँ पर एडिटोरियल लेवल पे चेंजेस हुए। उसके बाद मास फायरिंग भी हुई, क्योंकि अगर कोई एडिटर आता है तो वो अपनी टीम लेके आता है, अपने लोग लेके आता है, तो जो पहले से हैं फिर उनकी फायरिंग होती है। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन जर्नलिज्म में, कभी भी फायरिंग हो सकती है। और मास फायरिंग जैसे होती है कभी कंपनी में, उसका एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है मास फायरिंग में? मतलब लोग कैसी बातें करना चाहते हैं? डर का माहौल बोलते हैं जैसे। डर का माहौल ही होता है, एग्जैक्टली। काफी सैडिस्टिक एनवायरनमेंट रहता है उस टाइम, काम में भी इतना ध्यान नहीं लगता क्योंकि यू नेवर नो कि यू कैन बी नेक्स्ट, एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू योर परफॉर्मेंस एज वेल। कोई भी फायर हो सकता है। मतलब अगर आपको ये भी अगर वो हो कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मेरे को कोई फायर नहीं करेगा, सो दैट इज नॉट ट्रू। कंपनी के बजट्स और उस टाइम एडिटोरियल कॉल्स होती हैं कि, और जर्नलिज्म में तो ये बहुत कॉमन है, और एडिटोरियल कॉल्स तो इज लाइक कि रेट ऑफ एट्रिशन तो बहुत हाई रहता है। तो वही है, फिर उस टाइम पे वी वर नॉट श्योर कि क्या रहेगी जॉब। मेरी टीम में से बहुत लोग सीनियर लेवल वाले थे जो स्पोर्ट्स की टीम में थे, उनको निकाला गया था, एंड सब मेरे सामने हो रहा था। तो इनफैक्ट जो मैं जूनियर लेवल पे था, शायद इसलिए मेरे को सेव कर लिया गया क्योंकि वो बजट में इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जूनियर लेवल का रिसोर्स है। तो मैं अपनी जॉब पे रहा, फिर वहाँ पे मैंने 1.5 साल करा। हाँ जी। देन मेरे को अपॉर्चुनिटी एक आई ETV हैदराबाद से। हाँ जी। तो वहाँ मैंने अप्लाई करा। सिंस यहाँ पर मेरे को 1.5 साल में लग रहा था कि वापस से फायरिंग हो गई या फिर मेरी ग्रोथ नहीं हुई, तो मेरे को ऐसे भी, जर्नलिज्म में एक रूल ये भी है कि अगर आपको अपनी सैलरी रेज करनी है या थोड़ा जंप लेना, हाइक लेना है, तो आपको कंपनी धीरे धीरे 2-2.5 साल में आपको हर बार चेंज करना पड़ता है। आप एक कंपनी में रह के ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सैलरी 5 to 6% एक एवरेज हाइक रहता है जर्नलिज्म में, तो वो इतना नहीं मिलता। तो इसलिए वो अगर आप जब स्विच कर रहे हो तो आपको 20-25% हाइक मिल जाता है, जो ऑब्वियसली फाइनेंशियल टर्म्स में काफ़ी बेटर है जो आपको हाइक से मिल रहा है। तो वही मैंने एक स्विच करा 2.5 साल में, फिर मैं हैदराबाद गया, वहाँ पर 1.5 साल बाद India.com के फिर मैं हैदराबाद गया, वहाँ पर मैं 2.5 साल था।
तो आप ईटीवी में 2.5 साल काम करा काम करा हैदराबाद में ही? हैदराबाद में। वहाँ कैसा एनवायरनमेंट था? एंड ईटीवी इज ओन्ड बाय रामोजी। अब फिल्म तो सिटी और फिल्म स्टूडियोज जो फिल्म हैं, सिटी पूरा उनका है। ओके। सो ही इज नॉट एनी मोर राइट नाउ, मतलब मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले वो शायद पास हो गए तो, बट वहाँ पर इट्स लाइक अ फुल फ्लेज्ड पूरी सिटी है। देयर आर डिफरेंट। उसी में आपका स्टूडियो था रामोजी? उसमें हमारा काफी बड़ा है, मतलब इट टेक्स अ होल डे टू रोम अराउंड द होल रामोजी फिल्म सिटी। मतलब काफी बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है वहाँ पे, तो बहुत बड़ी, इट्स लाइक सिटी ओनली, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रामोजी फिल्म सिटी। एंड तो मेरा एक ऑफिस हुआ था वहाँ पर, पूरी हमारी एक बिल्डिंग थी टीवी भारत की। तो आई थिंक अराउंड 5 to 6,000 की वर्कफोर्स सिर्फ ईटीवी भारत की थी, और 6,000 की, और उसके अलावा तो दैट्स मैसिव। ये भी मैं अंदाजे से कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और उसके अलावा जो बाकी जगह काम कर रहे हैं फिल्म सिटी में, और अलग अलग जो अंदर इंडस्ट्रीज हैं फिल्म सिटी में अंदर, वो अलग थे। तो सिर्फ ईटीवी भारत की बात करता हूँ तो इतनी वर्कफोर्स थी। एंड देन काफ़ी वहाँ पर फ्रेशर्स लिए गए थे। वहाँ पर एक कल्चर था, क्योंकि वो ईटीवी भारत स्टार्ट कर रहे थे, दैट वाज एन ऐप कमिंग अप। तो बहुत सारे इधर उधर से लोग आए हुए थे, सब नए नए फ्रेशर्स भी बहुत सारे थे। सो वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखने को मेरे को हुआ, क्योंकि वहाँ पर मेरे ख्याल से मेरे को ऑन फील्ड अपॉर्चुनिटीज पहली बार मिली थी कि मैं रिपोर्टिंग की। तो और वो मेजर काम होता है जब कोई भी इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश करता है, एवरीवन हैज टू, कि जर्नलिज्म में जब सबसे पहले तो रिपोर्टिंग में जाना है पहले, फिर बाद में उनको सब असलियत पता लगती है। क्योंकि जर्नलिज्म अगर कोई सोचता है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि यू आर गोइंग ऑन फील्ड, मैचेस इंटरव्यूज कर रहे हैं। बट रियलिटी हिट्स डिफरेंट, क्योंकि India.com में मैं 1.5 साल सिर्फ डेस्क पे था। तो वहाँ पर सिर्फ डेस्क पे काम होता है। फिर सीधे आप रिपोर्टिंग में आ गए ईटीवी में? मेरा डेस्क और रिपोर्टिंग दोनों हुआ करता था। तो वहाँ पर मेरे को इवेंट्स पे भी मिलता था। कितना आपका हाइक हुआ ईटीवी में? India.com की टू कंपैरिजन में मैं जब वहाँ पर गया था तो मेरे ख्याल से मेरे को 20 to 25% हाइक मिला था। 25% हाइक। हाँ, तो उसके बेसिस पे गया था, क्योंकि मेरे वहाँ के रहने वहने के खर्चे अलग थे। दिल्ली में आपके कितना हो जाता, और मतलब आपको जैसे कितना भी हाइक मिला हो तो आपका एक्सपेंसेस कितने थे, क्योंकि आप एक पूरी सिटी शिफ्ट करके गए हो और रहने का खर्चा सारी चीजें? तो ईटीवी भारत जो रामोजी फिल्म सिटी है वो हैदराबाद के थोड़े आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है। इट्स नॉट इन द मेन सिटी हैदराबाद, जो है ना, जो हाईटेक बन चुका है। उधर के रेट बहुत हाई है हाईटेक की साइड के। आप थोड़ा आउटस्कर्ट की तरफ से है, वहां पर उनकी बसेस आती थी ऑफिस की, वही पिक करती थी। तो इसलिए आपको आउटस्कर्ट में ही घर लेना पड़ता है। उधर रेंट थोड़ा कम होता था। तो हम लोग 2 BHK में, एक बड़ा अच्छा खासा 2 BHK में 3 लोग रहते थे। कितने का मिल गया था? और वो उसका 3 BHK था, 2 BHK था? 2 BHK था। उसका लिविंग रूम ही इतना बड़ा था कि उसमें भी 2 कमरे बन सकते हैं। तो अराउंड 100-150 गज समथिंग। हाँ, वो 15,000 स्क्वायर फीट समथिंग फ्लैट था वो। 1500 एंड फ्लैट था। तो मतलब 3 लोगों के लिए भी सफिशिएंट स्पेस थी। हाँ, तो वो उसका रेंट अराउंड होता था मेरे ख्याल से 12,000 होता था। 12,000 फॉर 1500 स्क्वायर फीट। हाँ, और 3 लोग करते थे तो मंथली रेंट 4,000 पड़ता था। एंड उसके ऊपर अगर आपका खाने का खर्चा है और बाकी मिसलिनियस खर्चा है, मान के चलो, तो मंथली मेरा 10,000 का खर्चा आ जाता था सब चीजों का। बच भी जाते थे फिर उसमें, तो बच भी जाते थे। हाँ, तो 10,000 में आपका सारा हैदराबाद में रहना खाना वो हो जाता था मेरा। हैदराबाद में खाना भी चीप है। हैदराबाद एज ए सिटी कैसी है? इट्स अ गुड सिटी, काफी अच्छी सिटी है। ऐसा तो नहीं है नॉर्थ साउथ डिवाइड जो बोलते हैं हम ज्यादातर, हैदराबाद में तो नहीं है। वहाँ पर नहीं है ऐसा। हम हैदराबाद में वैसे भी बहुत कम सुनते हैं कोई, मतलब हाँ, हैदराबाद में ऐसा नहीं है डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो। डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर एनीवे कल्चर इतने सारे हैं, और लकीली लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, हेल्पफुल भी हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता था। मेरा जो 2.5 साल का एक्सपीरियंस था, मेरे को ऐसा कभी कुछ फेस नहीं करना पड़ा। वेरी गुड। कई लोगों के साथ हिंदी बोलने का इशू होता है, बट देन अगेन वो ऐसा नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि हिंदी नहीं आती तो वो एडमिट नहीं है, वो दे विल स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू और अपनी बात भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो इट वाज अ गुड सिटी। 2.5 साल मेरे वहाँ पर अच्छे निकले। और फिर उसके बाद मेरे को मेरी शादी वादी की बात चल रही थी, तो आई हैड टू कम बैक टू दिल्ली। तो मैंने बीच में फिर एक स्टार्टअप था इनसाइड स्पोर्ट, उस पे मैंने 6 महीने काम करा। तब मेरे को क्योंकि हैदराबाद से निकलना था, तो आई हैड टू टेक अ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो भी दिल्ली में मिल रहा था मेरे को। तो उसमें मैं आया। सो दैट वाज नॉट अ कंपनी, क्योंकि वो ऑब्वियसली स्टार्टअप था, और वो भी सिर्फ डिजिटल स्पेस पे। तो फिर यू हैव टू मेक चेंजेस टू योर वर्किंग स्टाइल एज वेल एज पर द कंपनी। और वहाँ भी आपने हाइक लिया था? वहाँ पर भी हाइक लिया था। तो उधर मेरे को क्योंकि इतना मैं हाइक ज़्यादा नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे आना था
आई वॉज डेस्परेट, तो मैंने ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करा. देन आई केम बैक टू दिल्ली. आई वर्कड फॉर इनसाइड स्पोर्ट्स फॉर 6 months. देन आई मूव बैक टू जी. मैंने जैसे बोला था कि मैं जी में वापस आऊंगा, तो उस टाइम अच्छा आप जी वापस आ गए? जी वापस आया. पहले मैं India.com पे था, जो अब आप जी न्यूज में आ गए. अब मैं जी अच्छा न्यूज सब्सिडियरी है ना, वो सब्सिडियरी है India.com. अब मैं प्रॉपर जी न्यूज में आया हूँ. तो जी में आया मैं. वर्क एनवायरनमेंट मेरे को अब भी अच्छा लग रहा था जी का. काफी मतलब मेरे एडिटर्स, मेरे सीनियर्स काफी अच्छे अंडरस्टैंडिंग लोग थे. बट देन कॉर्पोरेट के जो थोड़े बहुत रूल्स होते हैं वो तो यू हैव टू फॉलो, यू कांट डू एनीथिंग. मतलब आप एक चीज मैं ये भी जानना चाहूंगा कि डिजिटल स्पेस में काम होता क्या है और आप कैसे मैनेज करते हो? क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या आपके KRAs होते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, ये क्या होती है डिजिटल स्पेस में? सो इफ यू आर वर्किंग फॉर अ डिजिटल चैनल, आपका सबसे पहले जो एक टारगेट होता है वो होता है कि आपकी साइट पे हिट्स कितने आ रहे हैं. क्योंकि इसका एक बेसिक रूल ये है, डिजिटल चैनल जो चलता है वो एडवर्टीजमेंट से चलता है. हाँ. जितने आपकी साइट पे एडवर्टीजमेंट आएंगे उतना ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा वैल्यू है आपकी. और सब साइट पे एडवर्टीजमेंट जब ज़्यादा आएंगे जब आपकी साइट के हिट्स ज़्यादा होंगे, व्यूज़ ज़्यादा होंगे. गूगल पे आप कहाँ रैंक कर रहे हो वो मैटर करता है. तो इसलिए उसमें आपका जो मंथली टारगेट रहता है वो जैसे रहता है कि आपके 2 लाख स्टोरी पे, जो भी आपने मंथली स्टोरीज करी हैं उस पर टोटल मिला के 2 लाख क्लिक्स या व्यूज होने चाहिए. टोटल मतलब मंथली टारगेट, मतलब एज अ स्पोर्ट्स वेबसाइट का मंथली टारगेट कितना होता होगा आपका? मतलब हमारा मैंने भी काम करा तो उस पे हमारा एक डिफरेंट था. हम HT में थे, हिंदुस्तान टाइम्स में. वहाँ 35 मिलियन का एक टारगेट बन गया था, क्योंकि हमने 25, 27, पहले हमने 5 से स्टार्ट करा, 10 करा, तो ऐसे टारगेट बढ़ता गया. दूसरी कंपनी में गए तो वहाँ टारगेट 10 आ गया, क्योंकि वो इतनी नहीं चलती थी. ऐसे आपका टारगेट क्या होता होगा? हमारा डिपेंड करता था कि हमारी टीम में लोग कितने हैं, क्योंकि सबको टारगेट मिलते हैं अपने अपने. तो मैंने आपको पहले 2 लाख बोला, 2 लाख तो मैं बहुत कम बोल गया. एक्चुअली वो 2 मिलियन होता है. 2 मिलियन होगा. 2 मिलियन होता है वो. 2 लाख तो एक स्टोरी पे आ जाते हैं हिट्स. इनफैक्ट तो वो मंथली अगर आप देखोगे, हमारे अगर 5 लोगों की भी टीम है और उसमें अगर एक एडिटर, आप स्पोर्ट्स एडिटर अलग मिला लो, उसका टारगेट डिफरेंट रहता है, अलग उन टीम वालों का अलग रहता है. तो हमारा टोटल मिला के मेरे ख्याल से 20 to 25 मिलियन का मंथली टारगेट होता है. और अचीव करने पे क्या होता है? अचीव करने पे यही होता है कि आपके टारगेट बढ़ जाता है. इसमें आपको ऐसा नहीं है कि कोई इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली इंसेंटिव तो उसमें होता ही नहीं है. हाँ, इंसेंटिव ओवर टाइम का कुछ नहीं होता इनमें. ओवर टाइम जर्नलिज्म में लाइक ए नॉर्मल थिंग. हाँ, कि होना ही है. अगर कोई IPL मैच चल रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी 6 बजे की शिफ्ट है, मैच चल रहा है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा. यू हैव टू बी देयर. और जैसे मान लेते हैं कि IPL का मैच है, IPL के मैच में करना क्या होता है? मतलब आपकी टीम है 5 लोगों की, तो 5 लोग कैसे क्या काम कर रहे होते हो? जी न्यूज में आपने India.com में काम करा, ETV भारत में काम, तो वहां कैसे, मतलब 5 लोग क्या काम करते हो? सो बेसिकली डिवाइड कैसे होता है, करते क्या है? सब डिजिटल का आप देखोगे ना तो एक बेसिक रोड मैप बना होता है कि क्या करना है. तो अगर मान लो एक IPL का मैच चल रहा है, एक तो लाइव ब्लॉग पे रहेगा, एक डेडिकेटेड रिसोर्स थ्रू आउट लाइव ब्लॉग करेगा जो चलता रहेगा. ठीक है. एक रहेगा जो अदर स्टोरीज आ रही हैं मैच में से, मैच की स्टोरी. फॉर एग्जांपल अगर कोहली की सेंचुरी हो जाती है, किसी की हैट्रिक हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाता है, कोई रिकॉर्ड हो जाता है, कोई वायरल कोहली ने जैसे मूवमेंट हो जाती है, 100 की बात हुई, वो 50-50 कुछ भी हो गया, रिकॉर्ड बना ले. तो और आजकल अब आप देखोगे सोशल मीडिया का टाइम है, तो कोई भी स्टोरी फटाफट वायरल हो जाती है. टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस. एक और चीज मैंने डिजिटल में देखी है कि पहले था कि न्यूज़पेपर में कल आएगा, स्टोरी आएगी, तो उनके पास पूरा एक टाइम है, एक दिन है कि वो पूरी स्टोरी को मैप कर सकते हैं, फेक न्यूज सारी चीज मैप करके सोर्सेज से बात करके निकाल सकते हैं ताकि करेक्ट स्टोरी आए. उनके पास टाइम होता है. फिर टीवी न्यूज आया. टीवी न्यूज में आपके पास 3-4 मिनट होते थे, 5 मिनट, 10 मिनट होते थे कि आप वेरीफाई कर सकते हो न्यूज और चला सकते हो, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है कि जिसने पहले चला दी उसके. डिजिटल पे स्टार्टिंग में शायद इतना नहीं था कि आपको निकालनी स्टोरी, आप वेरीफाई करो, आराम से करो, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि डिजिटल नया था. फिर डिजिटल में ऐसा कि 2 मिनट में स्टोरी आउट होनी चाहिए. अब क्योंकि ये फेक न्यूज का जमाना हम जितना ज्यादा देख रहे हैं, फेक न्यूज इसलिए भी है क्योंकि प्रेशर है कि 2 मिनट में वो स्टोरी आउट होनी चाहिए, मतलब वो दिखनी चाहिए गूगल पे, अदरवाइज आपका वो चला जाएगा. डिजिटल में आज की डेट में ये है सीन कि आप पहले स्टोरी करोगे, उसके बाद आप वेरीफाई करोगे कि वो फेक है या रियल है, क्योंकि सबसे बड़ा खेल होता है प्रॉब्लम है गूगल रैंकिंग का. हाँ. अगर आपने वेरीफाई करते हुए आपको लेट हो गया और सब पोर्टल वो कर चुके हैं, आप सोच रहे हो मैं बाद में वेरीफाई करके करूंगा, तो आपकी स्टोरी रैंक ही नहीं करेगी.
चाहे आपकी सही वाली हो या गलत वाली हो, क्योंकि उस पे ऑलरेडी लोग खोल के देख रहे हैं अगर एक लिंक पे, तो वो गूगल पे रैंक करने लग जाता है। तो इतना टाइम नहीं है वेरीफाई करोगे। डिजिटल में तो टाइम होता ही नहीं, वहां पर कुछ हुआ इंसिडेंट एंड यू हैव टू बी राइटिंग हियर, तो 2-3 मिनट में स्टोरी आउट चाहिए, वो सोचने का समय नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल, वो बाद में देखी जाएगी, क्योंकि डिजिटल में और ये कितनी प्रॉब्लमैटिक है, तभी हमारी सबसे ज्यादा बिल्कुल बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये। बट एटलीस्ट डिजिटल में हमारे पास ये एडवांटेज है कि अगर हमने डाल भी दिया साइट पे, वी कैन बी एडिट कर सकते हो या रिट्रैक्ट कर सकते हो, वापस ले सकते हो। तो ये हमारे पास थोड़ा सा उसका एडवांटेज रहता था। बट देन अगेन ये प्रिंट में नहीं है, इसलिए प्रिंट वालों के पास टाइम है टू वेरीफाई द फैक्ट्स, क्योंकि एक बार न्यूज़पेपर चला गया तो चला गया, छप गया तो छप गया। न्यूज़ भी अगर एक बार चल गई तो आजकल तो मैंने देखा है जो गलत चलाते तो फिर बाद में वो अपोलोजाइज कर लेते हैं। बट वो भी है, अगर क्योंकि न्यूज़ अगर एक बार टीवी पे आ गया तो वो आ गया। अब वो आप डिजिटल में ये भी नहीं है कि आपने गलत न्यूज़ चला दी तो आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। वो आप रिट्रैक्ट हमेशा कर सकते हो, क्योंकि वो वेबसाइट पे फिर एग्जिस्ट नहीं करती। टीवी पे जो चल गया वो एग्जिस्ट करता है, न्यूज़पेपर पे जो चला गया वो एग्जिस्ट करता है, हम रिट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको वापस से रीएडिट सॉरी बार-बार नहीं बोल जाता अनटिल अनलेस वो बहुत बड़ी। एग्जैक्टली। तो वो सॉरी आपको इंटरनली बोलना पड़ेगा ऑब्वियसली टू योर एडिटर्स एंड एवरीवन, बट नॉट फॉर द ऑडियंस। तो क्योंकि वो आपके पास है। बट या जैसे हम बात कर रहे थे, डिजिटल में टाइम इज एवरीथिंग। आपको यू हैव टू बी वेरी फास्ट, प्रेशर जॉब होता ही है। मतलब ऐसा नहीं है उसमें, आप अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन भी हो तो आपको ऐसा नहीं है कि मैच आप देख रहे हो तो आप इंजॉय कर रहे हो। आपका जो उस टाइम दिमाग चलता है वो स्टोरी की तरफ चलता है कि इस चीज से मैं क्या स्टोरी बना सकता हूँ। कॉन्स्टेंटली काम कर रहा होता है कि इसमें वायरल एंगल क्या है, या फिर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कुछ चीज वायरल हो गई, कोई बंदा वायरल हो गया, कोई दिख रहा है ऑडियंस में वो वायरल हो गया, तो उस पे भी स्टोरीज आती हैं। एवरीथिंग इज अ स्टोरी, क्योंकि लोग उसे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो वो अगर गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो आपका लिंक आना चाहिए, और वो मिसिंग है, then it's a big problem for you and for your company, क्योंकि वो they are losing on the clicks। और क्लिक्स और हमारे KRAs में ही क्लिक्स हैं, क्लिक्स ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब आपने ऑलमोस्ट 1 साल 2 साल वर्क फ्रॉम होम किया है, जिस अ कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम में अच्छा वर्क फ्रॉम होम करने के लिए क्या क्या हमें देखना पड़ता है कि वी हैव टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम, मेंटली प्रेजेंट ऑल द टाइम, फिजिकली समटाइम्स प्रेजेंट, कि टेबल पे बैठ के हम लैपटॉप खोल लेंगे, या वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कैसे हम मैनेज करते हैं, मतलब क्या करना चाहिए जो सक्सेसफुली हम वर्क फ्रॉम होम भी करें, क्योंकि इतनी बड़ी डिबेट चल रही है उसकी कि वर्क फ्रॉम होम में लोग काम नहीं करते हैं, उनको वर्क फ्रॉम ऑफिस। इलॉन मस्क तो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम तो होना ही नहीं चाहिए। कुछ चीज में वो ठीक भी है, कुछ चीज में नहीं। ऐसा नहीं होता कि कुछ प्रोफेशन में वर्क फ्रॉम होम आराम से हो जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। आपका क्या टेक है, मतलब कैसे होगा, किस तरीके से होगा? सो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। जैसा अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो मेरे को इमीडिएटली अगर किसी से कुछ पूछना है, जो मेरा टीम मेंबर है, तो उसमें फिर मेरे को अब उसको मैसेज करना पड़ेगा या कॉल करना पड़ेगा। अगर मैं ऑफिस से काम कर रहा हूँ तो मैं फटाफट उसको वहीं पर पूछ के मेरी क्वेरी खत्म हो जाएगी और मैं वो जो भी चीज़ें सॉर्ट कर लूँगा। बट देन अगेन ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम में आपको काम नहीं करना या फिर आपके पास बहुत टाइम है। वर्क फ्रॉम होम में इनफैक्ट उल्टा है, क्योंकि आप घर पे ही हो, आपकी कोई शिफ्ट टाइमिंग नहीं है अभी। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे 7 बजे शिफ्ट है, मेरे को अब घर निकलना है या मेरे को कुछ काम है, क्योंकि आप घर पे हो ऑफिस वालों के हिसाब से तो। और आपको मेंटली भी प्रेजेंट रहना है। और फिर इस बात का ऑफिस वाले भी फायदा उठाते हैं, क्योंकि आप घर पे ही हो, अगर कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट आ गई या ब्रेकिंग आ गई तो वो कहेंगे कि घर पे ही हो आप, तो ये कर दो आप, क्योंकि आप घर से काम कर रहे हो, तो तब भी डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप कहीं बाहर भी गए हुए हो तो भी आपको कंसिस्टेंटली देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है, क्या रैंक कर रहा है, और क्या न्यूज़ में क्या अपडेट है। तब भी आपके दिमाग में यही सब चलता रहेगा। क्योंकि अगर ऑफिस जा रहे हो, आपकी शिफ्ट टाइमिंग आपको पता है 9 to 6 है, या जो भी है, नाइट शिफ्ट है, जो भी है, आपने ऑफिस खत्म करा, अब आपको पता है आपका ऑफिस खत्म हो गया, आप घर आएंगे, आप अपना काम करोगे। घर से काम कर रहे हो तो आपका काम का ज्यादा टेंशन है, और बाकी चीजें तो जो होती हैं घर पे वो आप कर ही नहीं पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इनसाइड स्पोर्ट में था तो मैंने उसमें भी थोड़े टाइम वर्क फ्रॉम होम हुआ था। तो उसमें हमारा बॉस सुबह 5:30-6 बजे कॉल करता था टू डिस्कस कि आज के दिन में क्या करना है। और जब IPL का टाइम था, हम दिन में 12 बजे से शुरू होते थे और रात के 2 बज जाते थे। सो यू 14 घंटे की शिफ्ट हो गई, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है। ये काम हम वो ऑफिस में नहीं करवा सकते। लेकिन ये एक चीज इसमें है कि इसमें आपका जो मैनेजर या बॉस है उसका रोल कितना इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर, कि वो कैसे मैनेज करता है? उसका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, आई वुड से, क्योंकि
एक अच्छा मैनेजर है, एक अच्छा बॉस है अगर तो वो समझेगा कि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। उसे समझ आएगा कि कैसे मेरे को काम डिवाइड करना है पूरी टीम में। और अगर कोई ऐसा है जिससे सिर्फ काम निकलवाना है तो वो उसको देखेगा जो काम करता है उस पर और काम डाल देगा, जिस बेसिक प्रेमाइस हमने देखा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लेता पे है और उस पे और responsibility आ जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी, है। इसका उसे कुछ फायदा नहीं मिलता। तो वो ऐसा ही होता है। फिर वो कहता है कि जो नहीं करता उसको समझाने की बजाय मैं उस पर टाइम बर्बाद करने की भी अच्छा है उसको बोलता हूँ ना जो कर रहा है। और जो कर रहा है वो ऐसा कर रहा है कि वो फिर करता ही रह जाता है। फिर उसको समझ नहीं आता कि कितना ही वो हो गया। हाँ। और फिर ये लॉलीपॉप दी जाती है इंडस्ट्री में कि आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा आगे पोजीशन मिलेगी, आपकी सैलरी अच्छी होगी, जो कि होता नहीं है। जब अप्रेजल और हाइक वगैरह आता है बहुत कंपनीज में, सब कंपनीज का नहीं बात कर रहा हूँ, तो एक कॉमन ही होता है सबका। 10 से उन्होंने एक 15 विंडो से निकाली नीचे थी 10 से 15 तो बहुत अच्छी ज्यादा वाला है होता मीडिया है। में। मीडिया में इनफैक्ट जैसे मैंने बताया था एवरेज 5 से 6 है। 5 से 6 है। तो आप चाहे अपना टारगेट पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मिलना उतना ही है। हाँ। और वन ऑफ द लोएस्ट पेइंग जॉब्स भी मीडिया प्रोफेशन वन ऑफ में द आता है। थैंकलेस एंड लोएस्ट पेइंग और जॉब्स सबसे ज्यादा लोग भी इसी में आते हैं। बिल्कुल। तो क्या यही रीजन था कि आपने मीडिया लाइन छोड़ी? हाँ, वन ऑफ द मेन रीजन मेरा यही था कि इसमें फाइनेंशियली मेरे को वायबल नहीं लग नहीं रहा था कि मैं इतने सालों में भी, मेरा इतने एक्सपीरियंस के बाद भी मैं कुछ ग्रो कर पाया हूँ। क्योंकि जो मैंने लास्ट अपनी फर्स्ट जॉब 19,000 से शुरू करी। फिर आपने जब मीडिया अपना वो एंड और मैंने मीडिया 6.5 years, मीडिया नहीं जर्नलिज्म स्टेंट, 6.5 years के स्टेंट बाद एंड करा। जब मैंने छोड़ा जर्नलिज्म तब मेरी सैलरी थी अराउंड 50,000। तो आप समझ रहे हो कि मैं 6.5-7 साल में 19 या 20 हजार से सिर्फ 50,000 रुपए आ पाया। तो उस पर कोई ग्रोथ नहीं हो पाई। ऊपर से कोविड टाइम जब बीच में आया था तो एनीवे किसी की हाइक वगैरह नहीं हो रहे, रुक गए थे वो। तो उस पे मेरे को लग रहा था कि इस पे ज्यादा देर रहा या ज्यादा दिन रहा तो कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो आई हैव टू मेक अ डिसीजन, आई हैव टू मेक अ स्विच। और फिर मैं फाइनली पीआर में आया जहाँ मेरे को ऑब्वियसली हाइक भी अच्छा मिला इन कंपैरिजन टू जर्नलिज्म। और अप्रेजल भी जो होता है वो अच्छे इन कंपैरिजन टू जर्नलिज्म से काफी अच्छे होते हैं। तो इधर मेरे को लगता है कि ग्रो भी कर पा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप ऑन फील्ड बहुत जाते हो, यू गेट टू नो पीपल, यू गेट टू नो एथलीट्स, यू गेट टू नो क्लाइंट्स, आप किसके साथ काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी इस टाइम हॉकी इंडिया मेरा क्लाइंट है या फिर क्या बोलते हैं आईपीएल की कोई टीम मेरी क्लाइंट है, दिल्ली क्रिकेट ही मेरा क्लाइंट है, तो उस काम में मैं डायरेक्टली चेंज जो बात कर रहा हूँ वो एथलीट से बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ। जर्नलिज्म में ये नहीं हो पाता है। जर्नलिज्म लोग एक्चुअली जाते हैं इस वजह से कि वो डायरेक्टली स्टोरी ब्रेक करेंगे, बात करेंगे लोगों से। लेकिन जब आप जाते तो आपको रियलाइज होता है कि बहुत रेयर कुछ ही लोग हैं जो सारा काम ले जाते हैं, क्रीम ले जाती है सारा। हाँ एग्जैक्टली, वो अपने पहले से उनके रिलेशनशिप बिल्ड हो चुके हैं क्रिकेटर्स और के साथ। स्पेशली होता है कि अगर वो किसी एक जर्नलिस्ट से बात करते हैं किसी एक दो से, तो वो उन दो से ही बात करते हैं, वो सबसे बात नहीं करते हैं। क्योंकि उन्हें भी एक ट्रस्ट फैक्टर होता है वहाँ पे कि मैं इसको कुछ बोल रहा हूँ तो ये वही छापेगा जो मैं बोल रहा हूँ, ये वो नहीं छापेगा जो इसके मन में है। तो ये आप फिर आपको डोमेस्टिक रूट लेवल से जर्नलिज्म में आपको ये बनाना पड़ता है ट्रस्ट फैक्टर किसी के साथ, जो कि बहुत मुश्किल होता है अगर आप ऑन फील्ड ही नहीं जा रहे हो। पीआर जर्नलिज्म से कितना डिफरेंट है, मतलब एज अ फील्ड? डिफरेंट कई मायनों में। पीआर हम पब्लिक रिलेशंस को बोलना चाह रहे हैं। हाँ, तो इसमें मैं जैसे जो मेन हमारा पार्ट होता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस होता है वो तो डिफरेंट है बहुत टाइम से। इसमें अब आप क्लाइंट फेसिंग जॉब में हो, यू आर आंसरेबल टू योर क्लाइंट। जर्नलिज्म में यू आर आंसरेबल फॉर योर स्टोरीज टू योर एडिटर की कुछ वो हो जाता है। इसमें यू हैव टू फुलफिल क्लाइंट्स डिमांड। अगर वो आपको लग रहा है आपने ये चीज सही करी है और आपके हिसाब से यही जाना चाहिए, बट अगर क्लाइंट कह रहा है कि ये नहीं जाना चाहिए तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि क्लाइंट को ये नहीं चाहिए। तो इसमें क्लाइंट इज गॉड, वैसे उसमें हम बोलते थे व्यूअर इज गॉड, कस्टमर इज गॉड। एग्जैक्टली। अब उसमें व्यूअर और कस्टमर तो आपसे डायरेक्टली डील कर नहीं रहा है, वो तो मुझे बता नहीं रहा है कि मेरे को ये स्टोरी पसंद आ रही है या मेरे को इसमें ये चेंज चाहिए, इसमें क्लाइंट कर रहा है। सो दैट्स अनदर हेडेक, क्योंकि वो आपको फीडबैक देगा, वो एक ही चीज पे आपको 4 फीडबैक दे सकता है अलग अलग तरीके, और वो आपको करना पड़ेगा। यू कांट एग्जैक्टली, पे भी तो वही कर रहा है। तो क्लाइंट को जो चाहिए, जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा, योर जॉब इज नॉट डन। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने जो भी आपके क्लाइंट, दे आर हैप्पी विद द जॉब एंड दे आर गेटिंग व्हाट दे वांट। सो
उसमें ज्यादा टेंशन उसका रहता है कि उसको ये क्लाइंट फेसिंग है, यू हैव टू, और ऐसा भी नहीं है कि आप एक टाइम पे एक ही क्लाइंट से डील कर रहे हो, यू आर डीलिंग विद a lot of क्लाइंट्स। जैसे आपने बोला आईपीएल की टीम है, कोई हॉकी इंडिया की से आप deal कर रहे हो। तो इसमें बहुत सारी चीजें फिर वो सरदर्दी रहती है, बट देन अगेन इसके अपने प्रोज भी हैं कि यू आर डायरेक्टली लाइक आई सेड इन टच विद फेसिंग जॉब है, क्लाइंट फेसिंग जॉब है, एथलीट फेसिंग जॉब है, एथलीट से मिल रहे हो आप, ये सब जान रहे हो, उनकी स्टोरी अंडरस्टैंड पर्सनालिटीज को एग्जैक्टली बात करना सीखो, और आप कॉर्पोरेट में ही इतने लोगों से मिल रहे हो, सो वो एक जर्नलिज्म में वो नहीं हो पाता। जर्नलिज्म में नहीं हो पाता अगर स्पेशली इफ यू आर ऑन डेस्क, तो आप अपने में रह जाते हो, आपको पता ही नहीं कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। इसमें आपको ये पता चलता है कि बिहाइंड द सीन्स क्या क्या चलता है। हम बिहाइंड चलता क्या है, हम सिर्फ स्क्रीन पे एक आईपीएल मैच अगर देख रहे हैं तो उन 11 या 22 क्रिकेटर्स के अलावा पीछे एक पूरी वर्कफोर्स है 100 लोगों की मिनिमम, जो वो एक क्रिकेटर्स एक मैच को सक्सेसफुल बना रहे हैं। मैं 100 लोगों से भी ज्यादा बोलना चाहूंगा, 100 लोगों से भी ज्यादा कैमरा पर्सन है, एक टीम ऑफ ब्रॉडकास्ट है, एक टीम है जो ग्राउंड को देखती है, एक टीम है जो पीआर प्रोफेशनल है, जो उनका एक टीम है जो जर्नलिस्ट है, बहुत सारे जो लगाती, एक टीम है जो सिर्फ लिख रही है, एक सिक्योरिटी टीम, एक टीम है एसईओ कर रही है। मतलब मेरे हिसाब से तो ये लाख, मतलब एक आईपीएल पूरे स्पोर्ट्स इंडिया के एम्पायर को रन करता है, और वो भी लाखों के हिसाब से लोगों को। वही वो बिहाइंड द सीन्स क्या क्या होता है ना, क्या क्या चीजें चलती हैं, कौन क्या कैसे करता है, तो उस सब की नॉलेज आपको मिलती है। बाकी डेस्क पे बैठ के तो बस आप एक स्टोरी देखते हो और उसको लिखते हो, तो आपको पता नहीं कि उसमें आपको या तो आप इन्वेस्टिगेटिव, किसी को अगर स्टार्ट करना है, जैसे किसी को जर्नलिज्म में घुसना है, तो वो क्या सीखे? जर्नलिज्म में अगर घुसना है तो वो डिपेंड करता है, जैसे हम, मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे को जो कॉलेज में दिखाया था, जो हमको समझाया था, वो इतना मैटर नहीं करा जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया। मुझे बिल्कुल डिफरेंट काम था वो, तो मतलब मेरे को लगता है उन लोगों को भी नहीं आता था जो हमें सिखा रहे थे कि डिजिटल में और एक्चुअल वर्किंग में काम क्या होता है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, हमारे को सिखाया जाता है येलो जर्नलिज्म इज नॉट गुड। आप इंडस्ट्री में आओगे, आप देखोगे येलो जर्नलिज्म की ही डिमांड है, सब वही चाह रहे हैं। हाँ, टीवी देख लो। और व्हाट इज येलो जर्नलिज्म बताने येलो जर्नलिज्म मतलब अगर आप एक सिंपल सी भी चीज सेंसलाइज वो कर रहे हो, उसको इस तरीके से बोल रहे हो कि लोग सुने, या वो छोटी सी चीज है उसको बहुत बड़ा बना के देख रहे हो, मिर्च और मसाला डाल रहे हो, तो वो एक येलो जर्नलिज्म कहते हैं। हाँ, और उसी की डिमांड है आज की डेट में। आप टीवी एंकर्स को देख लो, वो एक स्ट्रेट फैक्ट भी ऐसा बढ़ा के बोलेंगे कि बहुत बड़ी चीज हो गई है। अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के टेंशंस के बीच में हमने देखा कि इंडियन मीडिया को कितना क्रिटिसाइज करा, क्योंकि वो उस टाइम पे भी येलो जर्नलिज्म कर रहे थे। वो उस टाइम पे भी सेंसिटिव टाइम में भी एक बिल्कुल एक सेंसिटिव टाइम में जब लोग डरे हुए हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है। एक चीज है जो मैंने रियलाइज करी कि जब मैंने टीवी में काम करा, मैंने डिजिटल में काम करा, प्रिंट में मैंने कोई खास काम नहीं करा, यही समय है जब सब लोग न्यूज़ देखेंगे, वरना कोई आईपीएल देख लेता है, कोई देख लेता है, अब सारे लोग सिर्फ न्यूज़ ही देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं। स्क्रीन पे कैसे ग्लू करके रखना है, और वो उन्होंने एक सिस्टम मास्टर कर लिया है। एंटरटेनर्स हैं, प्लेन फैक्ट पढ़ रहे हो तो आपकी ऑडियंस वैसे ही बहुत कम है जो सिर्फ प्लेन फैक्ट के लिए आ रही है। वो आज भी शायद दूरदर्शन देखते हो, क्योंकि उस पे इतना कोई सेंसेशनलाइजेशन नहीं करता। अगर आप देख रहे हो कि 70 मतलब लगातार टीवी चला जा रहा है, एक सेगमेंट के बाद एक सेगमेंट के बाद एक सेगमेंट कुछ ना कुछ चल रहा है, उन्हें भी अगर व्यूअर्स को ग्लू करना है, so they will always create some kind of dramatic things कि लोग टीवी न्यूज़ और न्यूज़ भी एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल, अगर जिसने ये बात समझ ली वो सक्सीड करेगा इस और बिजनेस में। और हर कोई सोच के ये आता है कि मैं अपने वैल्यूज और उसको स्टिक करूंगा, रख लो वैल्यूज, लेकिन तुम्हें एंटरटेन करना ही पड़ेगा। एंटरटेनमेंट बिजनेस में हम सब, एक आज की डेट में शायद प्रिंट जर्नलिज्म अभी भी होगा, जो थोड़ा बचा हुआ है, जो अभी भी स्ट्रेट फैक्ट्स पे खेलता है, स्टेटमेंट्स पे बात करता है, जिनकी बात की वैल्यू है, एग्जैक्टली सीधी बात की वैल्यू है। तो बट डिजिटल और टीवी में तो आज ये नहीं रहा। अगर आपकी न्यूज में हल्का सा भी मिर्च मसाला नहीं है तो ब्लैंड बोलते हैं, और वो खाना कोई खाना पसंद नहीं करता। हेडलाइन अगर डिजिटल में आपकी हेडलाइन भी अगर बिल्कुल ब्लैंड और प्लेन है ना, तो भी वो कोई स्टोरी नहीं बोलेगा। यही स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की स्टेट, इसी स्टेट में है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ऐसा कुछ रहा नहीं है अब। यूट्यूबर्स रह गए हैं जो थोड़ा बहुत कोशिश कर लेते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो हमने 2010 में देखा था वो नहीं रहा है, जो मैचेस कवर होते हैं, ये सब नहीं होता। यही स्टेट है, हो चुकी है। हाँ, मेरे ख्याल से तो ये स्टेट अब बहुत ही गंदी कंडीशन में है, क्योंकि अब मैंने जितना करा, मेरे को भी मेरा एक रीजन यही था छोड़ने का कि जो मैं सोच के आया था वो हुआ ही नहीं। 6-7 साल देने के बाद भी नहीं हुआ।
कि ग्राउंड से एक स्टोरी निकाल रहे हैं, कोई अच्छी स्टोरी कर रहे हैं, वो हुआ ही नहीं, क्योंकि डिजिटल में तो नंबर कुछ ही लोग कर पाते हैं अच्छी स्टोरी का तो खेल ही नहीं है। स्टोरी कितना आप बेच सकते हो वो है, सेलिंग द स्टोरी इज एन आर्ट, तो वो है मेन सीन। इसीलिए शायद ज्यादातर जर्नलिस्ट पीआर में जा रहे हैं, मतलब जर्नलिस्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट पीआर में है इस टाइम पे, और पीआर एजेंसी जर्नलिस्ट को भी हायर करती हैं आधे से ज्यादा लोगों को। बिल्कुल, क्योंकि एक उनको उस टाइप का बैकग्राउंड भी चाहिए होता ना, दे नो अबाउट स्पोर्ट्स, दे नो हाउ टू राइट, दे नो डिफरेंट स्पोर्ट्स, तो ये सब पीआर में हेल्पफुल होता है।